तो बच्चों हमने लास्ट टाइम ये फॉर्मूलाज के डेरिवेशन देखे थे, जिसमें आर मतलब रेजिस्टेंस, रो भाई रो को हम रेजिस्टिविटी भी कहते थे, या तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट हमने निकाली है कि भाई अगर मैं ये ए और एल को उधर ले जाऊं तो ये फॉर्मूला बन के आएगी और यहाँ से यूनिट बन जाएगी ओम मीटर। तो आपको रेजिस्टिविटी कहा जाए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाए, दोनों ही लो को कहते हैं और उसकी यूनिट होती है ओम मीटर। इतना हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब भाई आज हमें देखना है, देखो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये जो रेजिस्टेंस के अंदर जो फॉर्मूला है R is equal to ml upon n e square tau a, तो ये जो चीज है ये इंटरनल फैक्टर हमने लास्ट टाइम ऐसा भी देखा था कि रेजिस्टेंस इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर दोनों पे डिपेंड करेगा। एक्सटर्नल फैक्टर हमारे हाथ में है और इंटरनल फैक्टर जो है वो दो चीज पे डिपेंड करता था। किस किस पे? एक टेम्परेचर पे और दूसरा मटेरियल पे। एक टेम्परेचर पे और एक मटेरियल पे। तो भाई मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेगा? तो भाई किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी कम होते हैं, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो भगवान के थ्रू बनी बनाई चीज़ है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर की वजह से कैसे रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी चेंज होता है। सो भाई आज का हमारा टॉपिक वही है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस या तो रेजिस्टिविटी। भाई देखो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों पे इफेक्ट सेम होता है। टेम्परेचर का जो इफेक्ट है दोनों पे वो सेम रहता है, इसलिए हम दोनों एक साथ ही देखने वाले। अच्छा चलिए पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की। किसकी? कंडक्टर की बात करते हैं। भाई कंडक्टर मतलब जिसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन्स है, कोई कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत अमीर है, भगवान ने बहुत अमीर पैदा किया है उनको, इलेक्ट्रॉन्स भर भर के लिए। हमने देखा भी था कि भाई अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। भाई 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में तकरीबन 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करूं, क्या कर रहा हूं मैं? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या क्या होगा? भाई देखो इनमें से देखो मास, क्या मास चेंज होगा? मास कभी चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, यस। पहला क्या चेंज होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और भी एटम्स जो एटम्स जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से उनके अंदर का एटम भी निकलेगा, सॉरी उनके अंदर का इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, है ना। फिर हमने कहा था कि एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता तो उसे हम कर्नल कहते हैं। तो भाई वो चीज यहाँ पे होगी। दूसरा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर तो कोई असर नहीं होगा। लास्ट टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, यस, तो उस पर फर्क पड़ेगा। भाई जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगा। आपने पढ़ रखा है 8 या 9 से ही कि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल की वाइब्रेशन फास्ट हो जाती है। तो वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगा का मतलब क्या है कि जो कॉलिजन है वो जल्दी जल्दी होगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या इसका मतलब क्या होता था? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। भाई दो टकराव के बीच का जो समय, उसी को तो हम रिलैक्सेशन टाइम कहते थे। तो अगर टकराव फास्ट हो रही है तो ऑब्वियस है कि टाइम कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया और रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। भाई पहले इसकी बात करते हैं। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा, देखो ये रेजिस्टेंस की फॉर्मूला है और ये रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला।
तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा यानी डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, अब अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा और रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी। ऑब्वियस बात है, डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी। अब अगर रिलैक्सेशन टाइम की बात करूं, अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। भाई डिनोमिनेटर अगर कम होता जाएगा तो जो मेरी ओवरऑल वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा और रेजिस्टिविटी भी। अब ये प्रॉब्लम ये है, एक फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को कम कर रहा है और दूसरा फैक्टर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से डोमिनेंट फैक्टर कौन है, मतलब ऐसा कौन फैक्टर है जिसका असर ज्यादा होने वाला है। तो देखिए, अब अच्छा लोग, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंडक्टर के अंदर तो पहले से ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते भी है तो कितने बढ़ेंगे? देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, करोड़, हजार करोड़, 10,000 करोड़ बोल सकता हूँ भाई। 10 is 29, 10 के आगे 29 टाइम्स 0, मतलब आप सोचो कितनी बड़ी वैल्यू है ये। 1 के आगे 29 टाइम्स 0 लगा दो, अरे 1000 करोड़ से भी बहुत बड़ी वैल्यू है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ेंगे? 400, 500, 600, 2000, 2000, बस। अरे भाई करोड़ों के सामने 1000, 2000 की क्या गिनती होती है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जरूर रहे हैं लेकिन बहुत ही कम इंक्रीज होंगे, यानी इसके वजह से जो चेंजेस होंगे वो ना के बराबर होंगे, नेग्लिजिबल। इसीलिए हम ये फैक्टर को यहाँ पे काउंट नहीं करते। इसका मतलब डोमिनेंट कौन हो गया? ये हो। सो भाई कंडक्टर के अंदर आपने सुना ही होगा, आपने अभी तक देखा होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, सुना है? तो देखो रेजिस्टेंस बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये फैक्टर इतना नेग्लिजिबल है, तो इसके कारण क्या होगा? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही इंक्रीज होगी। भाई इसका ग्राफ भी देख लेते हैं जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, रेजिस्टी या रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम देख लेते हैं टाउ। तो भाई इसके कारण क्या हो रहा है? आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ इस टाइप से होगा। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ता जा रहा है। पहले बहुत ही स्लो रेट पे बढ़ रहा था, यहाँ तक आप बोल सकते हो कि बहुत ही स्लो रेट पे बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद एकदम से बढ़ने लगा। ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर धीमे धीमे इंक्रीज हो रहा है तो रिलैक्सेशन धीमे धीमे बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आ गया है जिसके बाद ये बहुत ही तेजी से कम होने लगा, इसीलिए बहुत ही तेजी से ये बढ़ने लगा। सिंपल ग्राफ है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो भाई अभी हमने कंडक्टर की कहानी देखी, अब हम दूसरी कहानी देख लेते हैं सेमीकंडक्टर की। भाई आपको पता ही होगा सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिसका रेजिस्टेंस नॉन मेटल और मेटल के बीच में है। भाई ठीक है, कंडक्टर को आप मेटल भी कह सकते थे, जो हमने कंडक्टर देखा उसको आप मेटल, एक ही चीज है। अब भाई सेमीकंडक्टर में जनरली हम लेते हैं सिलिकॉन या तो जर्मेनियम। आप अपने आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे और ये दोनों के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है। तो भाई इसके अंदर क्या होगा कि देखिए, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो अगेन वही दो फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। इसके वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और या तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, इसके वजह से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम होगा। भाई लास्ट टाइम की जैसी ही कहानी है, बस अब हमें ये देखना है कि इधर डोमिनेंट कौन होगा। देखो ये है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से कम है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से कम है। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इसके पास बहुत सारे एटम्स है जो कि आयोनाइज हो जाएंगे। एंड हम क्या करते हैं बेटा, इसको है ना डोपिंग करते हैं। एक वर्ड है जिसको एग्जैक्टली मतलब आप आगे जाके देखोगे, डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी ऐड करना।
इम्प्योरिटी से यहाँ पे ऐसा नहीं कि मिट्टी या तो कुछ भी डाल दो, नहीं, दैट इज नॉट कॉल्ड इम्प्योरिटी। यहाँ पे इम्प्योरिटी से मतलब है कि इसमें एक ऐसा एटम मिक्स किया जाता है जिसके वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही बढ़ जाएंगे। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो सेमीकंडक्टर के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही बढ़ जाएंगे। पहले क्या था, कंडक्टर के पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो जो थोड़े बहुत नए जनरेट होंगे उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर स्टार्टिंग से कम है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसके पास कई सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, यानी ये तो डोमिनेटिंग हुआ ही हुआ। अब मैं बात करता हूँ इसकी। अब बच्चा लोग, अगर इलेक्ट्रॉन्स पहले से कम हैं तो क्या उसका टाइम कुछ फर्क पड़ेगा? पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है तो उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? बिकॉज अब क्या होगा कि नए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल के आ रहे हैं, तो टेम्परेचर कंज्यूम कहाँ हो गया? जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ वो गया कहाँ भाई? वो तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए चला गया, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम में इस बार खास फर्क नहीं पड़ेगा। भाई आप सोचो ना, अगर आप 4 या 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो वाइब्रेशन कर रहे हैं, अगर 4-5 इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन फास्ट भी हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा? उससे कोई बहुत बड़े मटेरियल में तो ना फर्क पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इतने मामूली से तो होते हैं यार, कि एक कीड़ी से भी छोटे होते हैं। तो इस केस में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलता। अब स्टूडेंट्स बेटा ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली चेक की हुई चीज़ है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा हो रहा था, फिर उस पर रीजन दिया गया, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के केस में ये फैक्टर जो है वो डोमिनेट हुआ। इसका मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों घटेगा। यस, हमने अभी तक सुना था टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, बिल्कुल सही सुना था, लेकिन वो मेटल कंडक्टर के केस में होता है। भाई सेमीकंडक्टर के केस में उल्टा है, रेजिस्टेंस कम होगा। भाई रेजिस्टेंस कम होगा इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगी। भाई आज अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा पास हो पाएगा। हमने क्या देखा था? रेजिस्टेंस मतलब करंट को ब्लॉक करना। तो अगर आज ब्लॉकेज कम हो रहा है इसका मतलब करंट ज्यादा जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा तो हम बोलेंगे कंडक्टिविटी बढ़ गई। और यही रीजन है कि सेमीकंडक्टर को यूज करके हमने ट्रांजिस्टर जैसी चीजें, ट्रांसफार्मर जैसी चीजें, कई सारी बड़ी बड़ी चीजें बनाई जो ऑलरेडी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, डायोड, भाई जो आपके डायोड आते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, अरे वो भी इसी से बना होता है। यस, वो भी इसी से बना होता है, आप पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में। तो ये क्यों हुआ, इसका यूज क्यों किया गया? बिकॉज टेम्परेचर के बढ़ने से इसके अंदर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, सबसे बेस्ट प्रॉफिट ये है। और भाई अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो इसका ग्राफ, ये रेजिस्टेंस, ये रिलैक्सेशन टाइम, ये कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। देखो जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है रेजिस्टेंस कम होता जा रहा है, ठीक है। इससे पहले यूं ग्राफ आ रहा था और अब यूं ग्राफ आ रहा है, ठीक है भाई। भाई चलिए अब हम थर्ड केस देख लेते हैं और ये लास्ट केस है भाई एलॉयस। एलॉयस में भी हम कुछ निक्रोम हो गया, ठीक है, निक्रोम जैसे एलॉयस जो है उनकी बात करेंगे। तो बच्चा लोग जब इस केस में टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो ये देखा गया है कि रेजिस्टेंस पे बहुत ही कम फर्क पड़ा है। एलॉयस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भाई एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि उसके रेजिस्टेंस पे बहुत ही कम फर्क पड़ा है, नेग्लिजिबल फर्क पड़ा है। तो हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज का इस पे कोई असर ही नहीं होता, नो इफेक्ट। तो इसका ग्राफ भी कैसा आ जाता है? सीधा स्ट्रेट, ठीक है। भाई समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इस केस अब देखो यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज भाई इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, पैक्ड है, ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉन्स पैक्ड है। तो भाई जो नए इलेक्ट्रॉन्स है अब उसको टेम्परेचर भी बहुत हाई चाहिए होता है। भाई ऐसे जो एलॉयस होते हैं ना, अगर उसमें मुझे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो मुझे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है।
तो थोड़े बहुत टेम्परेचर इंक्रीज से उसके इलेक्ट्रॉन्स भी इतने बाहर नहीं आते, ना ही उसका रिलैक्सेशन टाइम में ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए दोनों ही फैक्टर डोमिनेट यहाँ पे नहीं होते। वही रीज़न है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो भाई देखो हमने तीन चीजें देखी, है। एक कंडक्टर देखा, एक सेमी कंडक्टर देखा एंड तीसरा एलॉय। तो भाई टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस, देखो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमी कंडक्टर के अंदर कम होगा और इसके अंदर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो अब फाइनली डेरिवेशन देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। भाई चले हम ऐसा मान लेते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से पहले जो रेजिस्टेंस था वो था R0, और कितना टेम्परेचर बढ़ा भाई, कितना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, R0 प्लस dr। हम ऐसा कह देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो dr बढ़ गया। पहले कितना था R0, बाद में कितना हो गया R0 प्लस dr। अब भाई टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पहला वाला जो टेम्परेचर था उसको हम बोल देते हैं T। चलो T0 ले लेता हूँ भाई, ये इनिशियल है ना तो इसको भी T0 ले लेता हूँ। और टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हुआ तो चलिए बोल देते हैं dt। अब एक्सपेरिमेंटली बच्चों लोग यहाँ पे ये पाया गया है कि जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ वो डायरेक्टली डिपेंड करता था किस पे, एक तो चेंज इन टेम्परेचर पे और दूसरा इनिशियल रेजिस्टेंस पे R0 पे। देखो जो चेंज हो रहा है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है कि पहले से कितना रेजिस्टेंस है और दूसरा कि भाई टेम्परेचर में कितना फर्क पड़ा। ऑब्वियसली टेम्परेचर में कितना फर्क पड़ेगा तो वो तो हमने देखा, वो तो है ही है। अब इनिशियल रेजिस्टेंस में भी फर्क पड़ रहा था, तो भाई अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं dr इज प्रोपोर्शनल टू R0 dt। अब ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये प्रोपोर्शनलिटी के बदले ये आ गया। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा अल्फा R0 dt। भाई ये प्रोपोर्शनल नहीं है, ये अल्फा है और ये प्रोपोर्शनल की साइन है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे अल्फा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पे अल्फा को एक और नाम दिया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, भाई ये कांस्टेंट को नाम क्या दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब जनरली थोड़ा 2 मिनट में इसकी बात करूंगा कि बच्चा अल्फा जो है ना वो एक मटेरियल के हिसाब से अलग अलग होता है, डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल पे कि भाई ये कांस्टेंट कितना होगा। एंड टेम्परेचर के साथ साथ ये भी चेंज होता है, याद रखना टेम्परेचर के साथ साथ ये भी चेंज होता है, लेकिन आपके सिलेबस में, आपके पूरे बुक में इसको हमेशा कांस्टेंट माना गया है, एज्यूम किया गया है कि अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, बट एक्चुअली कांस्टेंट होता नहीं। ठीक है, खाली नॉलेज के लिए याद रखना, बट जब आप सम सॉल्व करेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपकी बुक में हमेशा इसको कांस्टेंट लिया गया। कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। जस्ट अ मिनट। तो भाई देखो हमारे पास लास्ट ईयर क्या फॉर्मूला आ गई, dr इज इक्वल टू अल्फा R0 dt। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रेजिस्टेंस चाहिए ना, टोटल रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं यहाँ के लिए, इंटीग्रेशन। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन। सो भाई dr का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
अल्फा आर नॉट डी। ठीक है, अब भाई ये कहां से कहां तक हो रहा है? देखो ये रेजिस्टेंस इंटीग्रेट हो रहा है, तो चलो हम बोल देते हैं आर आई टू आर, सॉरी आर आई नहीं, आर नॉट, इनिशियल रेजिस्टेंस से फाइनल रेजिस्टेंस तक। और यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। तो कहां से कहां तक होगा? टी नॉट से टी एफ तक। ठीक है, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, दोनों को इनिशियल से फाइनल ले। अब भाई डी आर, अब भाई इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? छोटे छोटे रेशियोज का समेशन, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये हो जाएगा आर नॉट से आर। अच्छा बच्चा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, देखो आपके टेक्स्ट बुक में ना ये स्टेप्स नहीं दिए, ये डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, आपके पास इतना लिखा है डायरेक्टली बाद में फॉर्मूला दे दी है, बट मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ और आपको याद रखना है उसका रीजन कि बाय चांस इट माइट पॉसिबल कि भाई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अल्फा कांस्टेंट ना दे, आपको बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t क्यूब व्हाटएवर, ऐसा कोई इक्वेशन दे सकते हैं। देखो अल्फा जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो कुछ नहीं करना है, इसको उठा के यहाँ पे रख देना है। आर नॉट तो आपका कांस्टेंट ही है, इनिशियल रेशियो तो फिक्स ही है, वो तो चेंज होने वाला नहीं। अब बचा क्या? अंदर इंटीग्रेशन अल्फा dt, तो आप क्या करोगे? इसको यहाँ रख दो, फिर इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, टी स्क्वायर हो, टी हो, टी जो भी हो, फिर जो भी हो वो तो आपको आता ही है। ठीक है, तो ये प्लीज याद रखना कि अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे आप अल्फा रखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे? इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे आर एफ माइनस आर नॉट, आर एफ माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा, इधर क्या हो जाएगा भाई? dt का इंटीग्रेशन T, टोटल टेम्परेचर कहां से कहां तक इंटीग्रेशन? T नॉट से Tf। सो भाई ये Rf माइनस आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा, इसके लिए हम बोल सकते हैं Tf माइनस T नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना? इसके बदले इसको रख दिया माइनस ये। अब भाई इसको वहां ले जाता हूं मैं, Rf इज इक्वल टू आर नॉट वहां जाएगा तो प्लस आर नॉट अल्फा, एंड बच्चा ये क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। भाई ये फाइनल माइनस इनिशियल क्या देगा? वो चेंज इन टेम्परेचर देगा, तो भाई इसको मैं लिख देता हूं डेल्टा टी, इसके बदले क्या लिख दिया? डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। अब यहां से आर नॉट कॉमन निकाल लेता हूं, सो आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और यही है आपकी फॉर्मूला। आपको यहां से डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में ये दे दिया, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है बच्चा, समझ आया? अब अगर मुझे रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला देंगे तो सेम यही फॉर्मूला होगा। देखो क्या मैं R के बदले यहाँ पे रो L बाय A इज इक्वल टू रो नॉट L बाय A बोल सकता हूँ? ये फाइनल है तो चलो RF बोल देता हूँ, रो F सॉरी, फाइनल L बाय A, इनिशियल L बाय A, और आगे तो सेम रहेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्या होगा? L A दोनों कट, मैं दोनों को हटा देता हूँ, तो देखो फॉर्मूला भाई की भाई आ गई, रो एफ इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो रेजिस्टेंस हो कि रेजिस्टिविटी हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहती है और दोनों इस तरीके से आपके चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। समझ आ रहा है बच्चों कि क्या बोल रहा हूँ? अब देखिए भाई, मैं यहां से अल्फा की फॉर्मूला निकालता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस अल्फा। मैं अगर यहां से अल्फा की फॉर्मूला निकालूं
चलो यही से, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ RF माइनस R0, देखो इसको यहाँ ले आता हूँ, इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, फिर क्या हो जाएगा ये RF, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, सॉरी भाई मैं क्या करता हूँ, ये R0 को ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ। देखो ये फॉर्मूला आपकी यहाँ फिनिश हो गई है। अब हम अल्फा के लिए कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए मैं अल्फा को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, R0 को ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ। तो R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी बोल सकता हूँ, इन दोनों से मल्टीप्लाई। अब RF माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, है ना भाई। देखो ये इधर चला जाएगा, फिर ये मल्टीप्लिकेशन में होगा तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन। तो भाई अगर कभी अल्फा ढूंढने को आवे तो आप इसी के अंदर से ढूंढ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अल्फा कैसा होगा। भाई ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा कि कैसे रहेगा। तो देखो अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूँ, कंडक्टर की बात करूं तो बच्चा हमने क्या देखा था, कंडक्टर में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। भाई अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो RF फाइनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सो लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो याद रखना कंडक्टर के लिए अल्फा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अल्फा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं भाई, तो हमने क्या देखा था, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब फाइनल रेजिस्टेंस छोटा है, छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू, ऑब्वियसली आंसर नेगेटिव आएगा ना। तो सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा हमेशा नेगेटिव। बच्चा आप समझो ना, एक बहुत बेसिक चीज है ना, छोटी वैल्यू। भाई 2 माइनस 5 करो, छोटा माइनस बड़ा, क्या आएगा, -3 आएगा ना, नेगेटिव वैल्यू आएगी ना। इसीलिए सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब अगर मैं एलॉयज की बात करूं तो निक्रोम लाइक एलॉयज, तो भाई उस केस में तो रेजिस्टेंस बढ़ता ही नहीं, चेंज इन रेजिस्टेंस 0 होता है। इसका मतलब RF और R0 दोनों सेम हो जाएगा, इनिशियल फाइनल तो सेम हो जाएगा, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 0। तो भाई एलॉयज के लिए अल्फा हमेशा हो जाता है 0। कंडक्टर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, एंड एलॉयज के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा 0। एंड स्टूडेंट्स बेटा ये कंप्लीटली आपके बोर्ड लेवल की बात थी, ठीक है। अब इसी में क्या होगा, JEE नीट के क्वेश्चन आएंगे तो वो मैंने आपको पहले बताया, चेंजेस क्या होगा कि ये जो अल्फा जो कांस्टेंट है वो शायद कांस्टेंट ना हो, तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, और अगर कांस्टेंट है तो यही फॉर्मूला काम है, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अल्फा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो आपका बोर्ड भी घर पे खत्म होता है ये टॉपिक को लेके, एंड JEE नीट भी यहाँ पे फिनिश होता है।